कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बलूचिस्तान पर लाल टोपी हुआ बग पागलपन का शिकार। तो देखते हैं वीडियो, करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य। तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, लाल टोपी इज बैक। और इस बार वो रो रहा है भाई साहब, गजब रो रहा है। बलूचिस्तान में जो अटैक हुआ और जिस तरह से बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स ने ठोका वहां पर, उसके बाद से लाल टोपी चिंघाड़े मार मार कर रो रहा है और कह रहा है कि इनको तबाह कर दो, बर्बाद कर दो और बिल्कुल मतलब इसका बस चले तो एटम बम गिरा दे वो बलूचिस्तान के ऊपर। वाकई इस हालत में है वो। चलिए शुरुआत करते हैं। बलूचिस्तान में ये जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है, ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है, ये रियासत के पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा ऐलान जंग है। और हमारे लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। 9/11 के बाद ही जब कर्नल रॉल्फ पीटर्स के नक्शे सामने आ गए थे, जिसमें अमेरिकन CIA ने यह प्लान बनाया था कि ब्लड बॉर्डर्स के नाम से हम पाकिस्तान के हिस्से बखरे करेंगे और मुसलमान मुल्कों को एथनिक लाइंस पर तोड़कर छोटे छोटे मुल्क बनाएंगे। बलूचिस्तान को अलग करेंगे, पख्तूनिस्तान को अलग करेंगे, कुर्दिस्तान को अलग करेंगे। तो वो सारा प्लान पिछले 20-22 साल में हम अनफोल्ड होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। सीरिया को, इराक को, टर्की के अंदर इन्होंने कुर्दिस्तान का एक इलाका बना लिया जहां पे बड़ी हैवी इस्राएली और अमेरिकन प्रेजेंस है और वहां के खजाने ये निकाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं। यही प्लान इनका बलूचिस्तान के बारे में था। और ये इंसर्जेंसीज इनकी पहले हामिद कारजाई और अशरफ गनी के दौर में, जब अमेरिकन प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, उस वक्त इनको बूस्ट दिया गया। सिर्फ यही बलूचिस्तान में नहीं, TTP भी उसी वक्त बनी थी, क्योंकि इन दोनों सूबों पर इनका फोकस था। TTP का फोकस खैबर पे था, BLA का फोकस जो था वो बलूचिस्तान पर था। और रियासत पाकिस्तान के पास जब तक अमेरिकन प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। जाहिर है क्योंकि अमेरिकन वहां मौजूद थे, उनकी अम्ब्रेला के नीचे इंडियन इंटेलिजेंस मौजूद थी, कुलभूषण यादव जैसे लोग मौजूद थे। कुलभूषण यादव को आपने बलूचिस्तान के अंदर से गिरफ्तार किया है ना। वो क्या कर रहा था इंडियन नेवल ऑफिसर बलूचिस्तान में, जबकि अपने मुंह से वो एक्नॉलेज कर चुका है कि हम यहां पर बलूचिस्तान तोड़ने के लिए आए हुए हैं। और वो अकेला तो नहीं है, इस तरह के सैकड़ों और इंडियन इंटेलिजेंस एसेट्स ईरान में, अफगानिस्तान में, गल्फ में और खुद बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन सारे ऑपरेशंस को, जिस तरह TTP को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और पिछले तो भाई मेरा सवाल यह है कि जब लाल टोपी को ये सारी जानकारी है, ये सारी चीजें हैं, तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है? कुलभूषण जाधव को अभी तक आप लोगों ने टांगा क्यों नहीं? और रही बात कबूल करवाने की, तो ये लाल टोपी मेरे हाथ से चढ़ जाए तो मैं इससे तो पता नहीं क्या क्या कबूल करवा लूंगा। तो कबूल करवाना इज सेकेंडरी थी। मेरे हाथ से लाल टोपी चढ़ जाएगा तो ये पता नहीं क्या क्या कबूल करेगा, ये आपको आइडिया नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई आपकी गिरफ्त में है कुलभूषण जाधव, आप उसे कुछ भी कबूल करवा लो। बात होती है कि उसके खिलाफ आपके पास सबूत क्या है, जो आप आरोप लगा रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है, दम कितना है। और वो बिल्कुल बेदम निकला। वरना अगर बेदम नहीं निकला होता तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप केस हारते क्यों? उसकी फांसी रोक दी गई ना, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। भारत ने आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा और कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लग गई। उसके बाद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पाकिस्तान को अपने आईन में बदलाव कर एक कानून बनाना पड़ा। वो कानून, उसका भी स्क्रीनशॉट लगाता हूं, वो कानून जो एक आम पाकिस्तानी को हासिल नहीं है, लेकिन वो कुलभूषण जाधव के लिए, जो कि एक आपके बकौल जासूस था, जासूस है भारत का, उसके लिए कानून बनाना पड़ा। और ये मैं नहीं कहता, आपकी मीडिया में इस बात की चर्चा होती है। सुनिए, कुलभूषण यादव को रिलीफ देने के लिए बुलडोज करके असेंबली से कानून पास कराया गया। और मैं ये बात जरूर उजागर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली के ऊपर कालक का धब्बा लगाया गया है कि पर्सन स्पेसिफिक जासूस के नाम से कानून साजी की गई है। तो भाई अगर आपके पास सबूत होते तब तक आप कुलभूषण जाधव को टांग चुके होते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीत चुके होते केस।
और आपको अपने आईन में बदलाव करके, यानी कि संविधान में बदलाव करके नया कानून बनाने की जरूरत, जो आपने कानून अपने पाकिस्तानी शहरियों के लिए नहीं बनाया कानून, वो कानून आप कुलभूषण जाधव के लिए कानून नहीं बनाते। और आपको अपने आईन में बदलाव करके, यानी कि संविधान में बदलाव करके नया कानून बनाने की जरूरत, जो आपने कानून अपने पाकिस्तानी शहरियों के लिए नहीं बनाया कानून, वो कानून आप कुलभूषण जाधव के लिए कानून नहीं बनाते। जो भी पाकिस्तानी मेरी इस बात को सुन रहा है वो समझे कि मैं क्या कह रहा हूं। और कुलभूषण जाधव को आपने ईरान से उठाया था, वो बलूचिस्तान में नहीं पकड़ा गया था। इसका कोई सबूत नहीं दिया आपने कि उसे बलूचिस्तान में पकड़ा गया। तीसरी बात, अगर आप इतने गंभीर रूप से और मतलब दावे के साथ कहते हैं कि बलूचिस्तान में भारत का हाथ है, रॉ वहां पे बैठी हुई एजेंसीज काम करी, आप हमारे खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यूएन में इस जगह पर सबूत क्यों नहीं पेश करते? हमारे ऊपर एफएटीएफ में सैंक्शन क्यों नहीं लगवाते? एफएटीएफ में सैंक्शन आपके ऊपर क्यों लग जाता है? अभी हम कहना कि हमारे खिलाफ साजिश है और ऐसा है। पाकिस्तान में कुछ नहीं है कि पाकिस्तान में साजिश रखी जाए। आपको लगता है कि भारत के खिलाफ अगर आपके पास सबूत होते तो आप पाकिस्तान हमें छोड़ देता? जरा भी नहीं छोड़ता, सबूत है ही नहीं। और पिछले कम से कम 1-1.5 साल से आप क्लियरली देख रहे थे कि एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है टीटीपी और बीएलए के दरमियान। मंजूर पश्तीन को लॉन्च किया गया था, महरंग बल्लूच को लॉन्च किया गया था, साथ टीटीपी की इंसर्जेंसी थी और पीटीआई, इमरान खान और ये गंडापुर गैंग जो है ये पूरी तरह टीटीपी को सपोर्ट कर रहा था। जब दौरे हुकूमत में इन्होंने लाके पाकिस्तान में इनको आबाद किया और जब इनकी बाप रे, इसने तो सबको लपेट लिया भाई। इमरान खान को भी आतंकवादियों का समर्थक बता दिया, गंडापुर को भी बता दिया, केपीके वाले, महरंग बलोच को भी बता दिया और मंजूर पश्तीन को भी बता दिया। बाप रे, उनकी हुकूमत थी तो इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी दोनों को अपीस करने की पॉलिसी रखी। इनकी खुशामद करते रहे, इनको कुचलने के बजाय मुज़ाकरात की बातें करते रहे और दुश्मन सिर्फ इनकी कमजोरी और हिमाकत और जहालत को एक्सप्लॉइट करता रहा। अच्छी तरह जानते हुए, पूरी तमाम पेट्रियट्स पाकिस्तान से प्यार करने वाले जानते थे कि ना तो आप जहन्नुम के कुत्तों से निगोशिएट कर सकते हैं, ना आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ कोई गुफ्तगू निगोशिएट कर सकते हैं। इनके एक्सटर्नल एजेंडाज हैं। ये बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है, उससे आप। नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान कभी नहीं दिया कि आप अगर जम्मू कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे। ये बात अजीत डोवाल ने कही थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर में। पीएम मोदी ने नहीं कहा। हाँ, बलूचिस्तान को सपोर्ट करने की बात कही उन्होंने। अब समझ में आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर में जो आप करा रहे हो वो क्या है? मैं एक बार की मान भी लेता हूं कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है, जो भी है, एक बार की मान लेता हूं। सबूत नहीं अभी, लेकिन चलो मैं हाइपोथेटिकली मान लेता हूं। तो जम्मू कश्मीर में आप लोग क्या करा रहे हो? और जम्मू कश्मीर में तो आप लोग खुलेआम कहते हो, आपका केयर टेकर पीएम कहता है 300 बार लड़ाइयां लड़ेंगे हम कश्मीर के लिए भारत से, स्क्रीनशॉट लगाया है। क्या ये झूठ है? तो तुम हमारे खिलाफ लड़ाई छेड़ो, तुम हमारे खिलाफ जंग छेड़ो और हम चुपचाप बैठ के तुम्हारा स्वागत करते रहे। जंग है, समझे बुढ़ऊ, जंग है। और जिस भाषा में तुम्हें समझ आती है वही भाषा समझाई जाएगी, उसी भाषा में, उसी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। मजा आ रहा है? अब इधर रोको, उधर भी चीजें रुकेंगी। उससे आप अंदाजा कीजिए कि किस स्केल के ऊपर इंसर्जेंसीज को डेवलप किया जा रहा था बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के खैबर के सूबे में। लेकिन रियासत पाकिस्तान, अफसोस और तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि वो सारा इमरान का पीरियड जो 4 साल उसने गुजारी, एक्चुअल इंसर्जेंसीज उस दौर में डेवलप हुई है। और इमरान के जाने के बाद जो पॉलिटिकल अनार्की उसने शुरू की, पूरे मुल्क में जो सियासी फसादात उसने शुरू कर दिए, तो रियासत की सारी तवज्जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट की तरफ हो गई। जो मुसलसल फसादात और अनार्की और रियासत के खिलाफ बगावत और 9 मई जैसे वाकयात
जाहिर है कि एक लिमिट होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज की। आपने जब सारी तवज्जो रियासत की घसीट ली एक पॉलिटिकल वायलेंस के जरिए, तो जो मिलिटेंट वायलेंस है उसकी तरफ से तवज्जो हटेगी, वो स्पेस मिलेगी टीटीपी को भी और बीएलए को भी कि वो ऑपरेट कर सके। और ट्रेडिशनली बलूचिस्तान में क्या होता रहा है, जैसे हमारे ट्राइबल एरियाज में भी, कि हमेशा रियासत डील करती रही है सरदारों के जरिए, नवाबों के जरिए, वडीरों के जरिए। मगर ये जो न्यू ब्रीड है मिलिटेंट्स की, ये मारंग बलोच है या मंजूर पिश्तीन है, जो अब नई ब्रीड लॉन्च की गई है, अंग्रेजों के जरिए डील कर। भाई बलूचिस्तान के लोगों और पश्तूनों, सुनो ये लाल टोपी जैद हामिद क्या कह रहा है। वो मंजूर पश्तीन को आतंकवादी बता रहा है, डॉक्टर महरंग बलोच को आतंकवादी बता रहा है। सुनो ये पाकिस्तानी है, पंजाबी पाकिस्तानी है ये, सुनो जरा इसकी बात। डॉक्टर महरंग बलोच आतंकवादी होती तो इस्लामाबाद में जाके 2 महीने ठंड में बच्चों और बुजुर्गों के साथ न रहती। मंजूर पश्तीन अगर आतंकवादी होता तो तुम्हारे सामने खुलेआम आकर नहीं बोलता, वो भी पहाड़ों में चला जाता बंदूक उठा के और फिर गोली मारता तुम्हें। देख लो, ये तो हालत है। ये सरदारों के कंट्रोल में नहीं है, ये हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के कंट्रोल में है। वो जो पुराना स्टेटस को था वो बहुत पहले अब टूट चुका है। टीटीपी ने भी यही किया था, ट्राइबल एरियाज में आके उसने सारे कबायली सरदार मार दिए, सारे मशर जो एल्डर्स थे उनको मार दिया। फिर ये नई ब्रीड निकली, बैतुल्ला महसूद और हकीमुल्लाह महसूद और मुल्ला फजलुल्लाह और ये नूर वली जो आजकल निकला हुआ, ये सरदारों के कंट्रोल में नहीं है, ये पश्तून एल्डर्स के कंट्रोल में नहीं है ये लोग। इसी तरह बलूचिस्तान में हुआ, मगर रियासत अपनी पुरानी पॉलिसी पे चलती रही जो अंग्रेजों के वक्त से चली आ रही थी कि आपने सरदारों के थ्रू डील करना, और नतीजा ये होता है कि हमेशा इन सरदारों को आप पावर देते रहे। बलूचिस्तान में भी नवाब रईसानी जैसे, और इस किस्म के नापाक लोग ये अरबों खरबों रुपया रियासत से लेते हैं और उसके बाद सारी अपनी दौलत अपने ऊपर, अपनी औलाद पर खर्च करते हैं। दुबई में ये प्लाजा और यूरोप में ये गाड़ियां और घर खरीदते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम पर 1 रुपया नहीं लगा। तो वो जो एहसास महरूमी पैदा होता है, एक तरफ ये सरदार रियासत को ब्लैकमेल करते हैं कि जी अगर आपने हमारे वसाइल और हमारा पैसा बंद किया, हमें दीवार से लगाया, तो हम फिर सेपरेटिस्ट के साथ मिल जाएंगे जैसे अकबर बुगटी कर रहा था। दूसरे, अगर आप इनको इख्तियार और ताकत दें तो ये हराम खाने पे लग जाते हैं, जैसे ये सारे नवाब रईसानी जैसे कि डिग्री असली हो, जाली डिग्री होती है, काइंड ऑफ अरबों खरबों रुपया इनका दुबई में रखा हुआ। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट दुबई में नहीं, बलूचिस्तान। बताओ, अकबर बुगटी इतने बड़े नेता थे, उन्होंने बहुत कोशिश की मामला ठीक रखने की, और परवेज मुशर्रफ ने मरवा दिया उनको। और अकबर बुगटी को ये कह रहा है कि देखिए किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है अकबर बुगटी के लिए। वो बड़े सम्माननीय, बड़े एहतराम वाले बंदे थे। आप किसी के ऊपर जुल्म करते जाओगे, जुल्म करते जाओगे भाई, वो अपने लोगों पर जुल्म कब तक बर्दाश्त करते। जैद हामिद, मुझे लग रहा है जैद हामिद तुम किसी दिन शिकार बन जाओगे। तुम किसी दिन, हालांकि नहीं, तुम्हें शिकार नहीं बनाएंगे, तुम जानते हैं कि तुम जोकर हो। जोकरों का काम होता है हंसाना, हमें भी हंसी आ रही है। बलूचिस्तान के इन सरदारों की है जिनको रियासत पैसा देती रही है, और नीचे ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि बलूचिस्तान को हकूक नहीं दिए जा रहे। ये वो सारे पुराने कई बरसों के, कई दहाइयों के कैंसर थे जो निकल कर अब वो थोड़ा जो छोटा सा दाना था अब इतना बड़ा कैंसर बन गया है कि पूरी रियासत पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है। ये काम अब जिस मकाम पर आ चुका है, ये नहीं कि इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, मैनेज अभी भी किया जा सकता है, मगर मैनेज किया नहीं जा रहा। यही तकलीफ की बात है। क्यों? रीजन सिंपल कि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप मुल्क में है ही नहीं। आप हर चीज का एक मिलिट्री सोल्यूशन नहीं दे सकते, आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रॉन्ग भी चाहिए प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। वो पॉलिटिकल लीडरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, एंगेजमेंट करती है, बातचीत करती है, नौजवानों को आप एंगेज करते हैं, अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। ये सारा काम फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं कर सकती। मगर पाकिस्तान में किस सूबे में हुकूमत है मुझे ये बता दें। क्या सिंध में हुकूमत है जहां पे पूरा सूबा कराची जो है वो एमक्यूएम के दहशतगर्दों के और उजैर बलोच जैसे बलोचिस्तान इस किस्म के पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों के कंट्रोल में, इंटीरियर सिंध कच्चे के डाकुओं के कंट्रोल में, और अब वो इंटीरियर सिंध से निकल के सब साउथ पंजाब में जा रहे हैं। यानी साउथ पंजाब में रहीम यार खान में और डेरा गाजी खान और उन इलाकों के अंदर दहशतगर्दी आप देख रहे हैं कि वो डाकू है अपरेंटली सिंध के जो वहां पेनिट्रेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान का पूरा प्रोविंस वैसे ही आप देख रहे हैं बीएलए की इंसर्जेंसी है। सूबे सरहद के अंदर एक दफा फिर वही इंसर्जेंसी बिल्ड हो गई है 2007 और 8 में थी। इसका रीजन क्या?
You don't have a political leadership. आपके पास कोई क़यादत ही नहीं है जो उसको मैनेज करे। क्या शहबाज शरीफ मैनेज करेगा? क्या मुराद अली शाह जरदारी और बिलावल मैनेज करेंगे? क्या मरियम मैनेज करेगी? क्या गंडापुर मैनेज करेगा? कौन मैनेज करेगा? पॉलिटिकल स्पेस को कौन भरेगा? यही है वो प्रॉब्लम जो इस रियासत के साथ है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी आर्मी भी अब हो चुकी है। आपकी आर्मी के पास और कोई काम नहीं बचा। मैं बिल्कुल लेटेस्ट खबर देता हूं, देखिए अरब न्यूज की खबर है। गनमैन किडनैप सीनियर आर्मी ऑफिसर, 2 ब्रदर्स इन पाकिस्तान वेस्टिव नॉर्थ वेस्ट पुलिस। ये केपी का मामला है। आर्मी के बंदे को उसके 2 भाइयों के साथ किडनैप कर लिया गया, आर्मी के ऑफिसर को। अब देखिए उसमें डिटेल में क्या है। वन ऑफ द 3 ब्रदर्स इज अ लेफ्टिनेंट कर्नल इन आर्मी। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक, बड़ा ऑफिसर होता है भाई, छोटा ऑफिसर नहीं होता। उसका एक भाई है असिस्टेंट कमिश्नर है कैंटोनमेंट बोर्ड में, और तीसरा भाई है जो नाडरा में है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, और उसको टीटीपी के लोगों ने अगवा कर लिया। सोचिए 3 बड़े, एक आर्मी का इतना बड़ा ऑफिसर, एक नाडरा का ऑफिसर और एक असिस्टेंट कमिश्नर ले गए। यह है आपके यहां कानून व्यवस्था की हालत। मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। यस, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है हमारा, इसमें कोई शुबा नहीं है। क्योंकि जैसे कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को फंसा दिया इमरान ने एक पॉलिटिकल इंसर्जेंसी में, एक सियासी बगावत में। पूरी रियासत की तवज्जो उस तरफ हो गई, तो रियासत पर अस्करी दहशतगर्दों के जाने को। चूंकि यहां पर बलूचिस्तान, जैसे आपको कहा, 44% पाकिस्तान है, 44% पाकिस्तान बलूचिस्तान है, और आबादी मुश्किल से इसकी 4 या 5% है। तो हजारों सैकड़ों किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर के इलाके हैं, वहां पे कोई पुलिस, कोई रियासत है ही नहीं। और दहशतगर्द ये टोटल, अभी जो रिसेंटली, जो कल परसों भी जो इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई है पूरे बलूचिस्तान में, जो उन्होंने 15-20 जगहों पर एक साथ हमले किए, दहशतगर्दों की तादाद 500 से ज्यादा नहीं थी। छोटे छोटे ग्रुप्स में 10, 15, 20, 50, इन्होंने इस तरह छोटे छोटे ग्रुप्स में इन्होंने एक साथ 20-25 जगहों पर हमले किए। प्रोपेगेंडा वैल्यू बहुत बड़ी है इस बात की। दुनिया को लगता है बलूचिस्तान हाथ से निकल गया, लेकिन इसकी वैल्यू, प्रोपेगेंडा वैल्यू ज्यादा है। तासुर ये किया जाए, दहशत ज्यादा फैलाई जाती है। लेकिन जहां तक मिलिटेंट्स का ताल्लुक है, ये 300-400 से ज्यादा नहीं थे। ये कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी इनकी कि ये कैप्चर और होल्ड ऑपरेशंस कर सकते। ये हिट एंड रन ऑपरेशंस थे। गए, धमाका किया, हमला किया, निकलकर भागने की कोशिश की, अगर निकल सके तो, वरना मारे गए। ये डिस्पोजेबल एसेट्स थे जो 300-400 लड़के इन्होंने, दहशतगर्द इन्होंने लॉन्च किए थे। लेकिन इसका बैंड बहुत ज्यादा है। दुनिया में परसेप्शन बहुत बड़ी क्रिएट की गई कि पूरी बलूचिस्तान की रियासत पाकिस्तान के हाथ से निकलने जा रही है। मगर यस, ये रियासत का इंटेलिजेंस फेलियर है। जब इस लेवल के ऊपर इंसर्जेंसी प्लान हो के एक साथ एक ऑपरेशन लॉन्च हो रहा था, तो पाकिस्तानी रियासत को पता होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी। और ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिली है तो ये बहुत संजीदा बात है। किस किस्म की इंटेलिजेंस इक्विपमेंट इस्तेमाल करें? इनके पास सैटेलाइट इक्विपमेंट है, इनके पास एनक्रिप्टेड इक्विपमेंट है, इनको इंडिया और इसराइल पूरी तरीके से फंडिंग इनको कर रहा है, इक्विपमेंट और सामान इनके पास है। क्या वजह है कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस भी गैदर नहीं कर सके, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी गैदर नहीं कर सके, और ये इस काबिल हुए कि ये पूरे बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर शाहराहों को भी बंद किया, पुल भी इन्होंने तबाह किए, बेसिस के ऊपर भी इन्होंने हमला किया। बेगुनाह इसलिए हुआ क्योंकि आपकी आर्मी नाकाबिल है, आपकी आर्मी बेकार आर्मी है, आपकी इंटेलिजेंस बेकार है, बर्बाद हो चुकी है। उसको जो असली काम करना चाहिए वो नहीं कर रही। वो खेती करती है, वो पिज्जा बेचती है, वो बिजनेस करती है, वो ऑडी के शोरूम चलाती है, इंटरनल अफेयर्स में घुसी रहती है, नेताओं के बेडरूम तक में घुसी रहती है। इसलिए आपकी आर्मी नाकाम हो चुकी है, खत्म है। बेगुनाह मासूम लोगों को भी कत्ल किया। ये जाहिर है कि अब इस स्टेज पे आप आ गए कि प्रेजेंट स्टेटस को रियासत मेंटेन नहीं कर सकती। आपको कम से कम बलूचिस्तान और खैबर में मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, वॉर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। सिविल हुकूमत तो वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रही। सूबे सरहद के अंदर और साउथ पंजाब में हाल ये हो गया है कि पुलिस स्टेशन में अब कोई ऑफिसर पोस्ट नहीं होना चाहता, यानी लिटरली कांस्टेबल्स को एसएचओ की ड्यूटियां दी जा रही हैं, क्योंकि कोई सीनियर ऑफिसर वहां पोस्ट नहीं होना चाह रहा। लिहाजा अब कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट खत्म कर दी जाए, वहां गवर्नर रूल लगाए, वहां मिलिट्री इमरजेंसी, वॉर इमरजेंसी लगाए, और फिर वॉर फुटिंग्स पर इनके खिलाफ ऑपरेशन करें। अब रियासत को
वायलेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी तक आपने देखा मारंग बलोच जिस तरीके से अमेरिका से CIA से पैसे लेकर आई, यूरोप में घूमती रही, फंड की, इसराइलियों के साथ मुलाकात की, इसने पूरी प्लानिंग करके पाकिस्तान आई और यहां पर उसने वो बगावत की कैंपेन लॉन्च की। इसको इतनी इजाजत क्यों दी, इतनी स्पेस क्यों दी गई इसको कि ये पूरी दुनिया से इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और फंडिंग और पैसा लाकर अरबों रुपया पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में लॉन्च करे और इस तरह लोगों को जमा करे। मंजूर पश्तीन को इतनी स्पेस क्यों दी जा रही है? अब जाहिर है अब ऐसी स्टेज पे बात आ चुकी है कि अब रियासत इसको इग्नोर नहीं कर सकती। यही कहा कि अब पहला स्टेप यही है कि आपको वहां पे वॉर इमरजेंसी लगा के मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। इससे भी इदारे खत्म हो चुके हैं। अब किसी ने अगर कोई बकवास की कि अदालत और पुलिस और जुडिशरी और ड्यू प्रोसेस, उसको भी लटका दे। आप जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के मासूम शहर लाल टोपी भड़का रहा है, कह रहा है कि मंजूर पश्तीन को भी लटका दो और डॉक्टर माहिरंग बलोच को भी लटका दो, कोई अदालती कार्रवाई नहीं, कोई नहीं, ऐसे लटका दो। सोचिए क्या है इनके इरादे। आपको एहसास हो रहा है? बलूचिस्तान के लोगों, KPK के लोगों, पश्तूनों, सुनो, तुम्हारे लीडर्स के लिए किस तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं और किस तरह के मंसूबे बांधे जा रहे हैं। और ये मैं नहीं भड़का रहा, ये लाल टोपी तो पाकिस्तानी है, ये भड़का रहा है, ये कर रहा है। सुनो, शहरियों को सड़कों से, बसों से उतार उतार के कत्ल किया है। इसी तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तमाम दहशतगर्द जो आपने पकड़े हैं, उनको पूरे बलूचिस्तान की हाईवेज पे और चौकों पे फांसियां लटका दे। दुनिया को बताएं कि रियासत अब शरीयत नाफिज करने जा रही है। जमीन में फसाद करने वालों के हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट कर इनको फांसी चढ़ाया जाएगा, इनको सूली चढ़ाई जाएगा। और जो लोग रियासत का साथ देंगे उनको इनाम दें, उनको इज्जत दें, उनको रिस्पेक्ट दें। हमेशा से पुराना ट्रेडिशन है अंग्रेजों का, वो कहते हैं अगर किसी बलोच से तुमने काम करवाना है तो ऑनर बलूच। आप बलूच, वो तमाम जो पाकिस्तान लिटरली रो रहा है ना, इसकी आंखों में मुझे लग रहा है कि ये रो रहा है, इसकी सही लगी है, रो रहा है, मुझे लिटरली लग रहा है ये रो रहा है। अब बहुत जल्दी मुझे लग रहा है ये देश छोड़ के भाग जाएगा, ये अंडरग्राउंड हो जाएगा, भाग जाएगा देश छोड़ के, मैं बता रहा हूं। पाकिस्तान से प्यार करने वाले बलूच 99% पाकिस्तान से प्यार करने वाले, लेकिन खौफजदा है क्योंकि रियासत उनको इज्जत नहीं दे रही, रियासत उनको तवज्जो नहीं दे रही। सरदारों के हाथों ब्लैकमेल होना बंद कर दें। अब ये सरदार इररिलेवेंट हो चुके हैं। अब आपको डायरेक्टली नौजवानों तक, डायरेक्टली मासेस तक जाना है, उनको आप एंगेज करें, रियासत उनको सीने से लगाए। मगर जो उसके अंदर फसादी हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनको इस तरह इबरत का निशान बनाए कि दुनिया पर दहशत तारी हो जाए। जैसे कि अल्लाह कहता है कुरान में कि जब तुम इनको सूली चढ़ाओ तो मुसलमानों की पूरी जमात को खड़ा करके दिखाओ कि इनके साथ ये अंजाम इसलिए किया जा रहा है। आपको शरीयत नाफिज करनी पड़ेगी, अल्लाह का हुक्म नाफिज करना पड़ेगा। मगर ये सब कुछ करने के लिए जैसे कहा कि आपको मजबूत हुक्मरान चाहिए, मजबूत गवर्नर लगाएं बलूचिस्तान में, सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दें, कम से कम 2 सूबों की तो बिल्कुल, और अगर सिंध की करते तो सिंध की, पंजाब की करते तो पंजाब की। मेरी बात रह के आ गई। इसके बाद पूरे मुल्क में ही फिर गवर्नर रूल लगाएं, मार्शल लॉ लगाएं, मजबूत डंडे वाली सरकार लेकर आए, उसके बाद तो हो सकेगा जो आप करना चाहते हैं। यही पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आपने रखी तो उसी तरह की बगावतें और नुकसान आप उठाते रहेंगे जैसे बलूचिस्तान में कल आपने उठाया। क्योंकि अब कैंसर इतना फैल चुका है कि अब पैरासीटामोल से काम नहीं चलेगा। अब पहले आपको रेडिकल सर्जरी, अबे कैंसर की दवाई पैरासीटामोल नहीं है, बुखार की दवाई है बे, इतना भी नहीं जानता लल्लू। कैंसर फैल चुका है तो अब पैरासीटामोल से काम नहीं चलेगा। नहीं फैला होता कैंसर तो पैरासीटामोल से काम चलता है। तेरा भेजा खत्म है बे। पैरासीटामोल से कैंसर का इलाज करेगा ये लाल करनी है, फिर स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी करनी है। और इसके लिए आपको बहुत काबिल डॉक्टर चाहिए, जो कि सिर्फ एक डंडे वाली सरकार हो सकती है। हुकूमत और रियासत पाकिस्तान को अब अपनी रिट, अपनी इज्जत, अपने वकार की बहाली के लिए उस तरह बिहेव करना पड़ेगा जैसे इस्लामी एटमी ताकत को बिहेव करना चाहिए। मारंग बलोच को फांसी लगा दे, मंजूर पश्तीन को लटका दे। दहशतगर्दी तो ये वैसे भी हो रही है। ये मत सोचे कि अगर इनको फांसी दे देंगे तो फसाद हो जाएगा। इससे ज्यादा फसाद और क्या होगा जो भी हो रहा है। रियासत को उनको बहुत आसानी से ये सारे जो कुरान कहते हैं ना, कातिलु आइम्मतुल कुफ्र, जो कुफर की लीडरशिप है उसको कत्ल कर दो। आपको ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं, हजारों पाकिस्तानियों का खून इनके हाथों के ऊपर है। ये खुद थ्रेट देते थे कि हम कत्ल करेंगे तमाम पाकिस्तानियों को, और इन्होंने अब कर दिया। जो सैकड़ों मुसलमान पाकिस्तानी और दूसरे सूबों से ताल्लुक रखने वाले, देख लिया बलूचों, पश्तूनों, खुलेआम ये बंदा कह रहा है कि मारंग बलोच को लटकाओ, मंजूर पश्तीन को लटकाओ, खुलेआम। क्या आप ये बर्दाश्त करोगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और इस लाल टोपी को सबक सिखाइए।
रखने वाले लोग बलूचिस्तान में कल कत्ल हुए, उनके खून का हिसाब इनको अब देना पड़ेगा और रियासत को लेना पड़ेगा और अदल नाफिज करना पड़ेगा। बलूचिस्तान बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि कोई करने वाला नहीं है। पहले करने वाले लेकर आए, एक दफा फैसला करें कि हमने करना, इस बात की परवाह ना करें कि दुनिया क्या कहेगी, एनजीओज क्या कहेंगी। और एक बात मैं बड़ी साफ बता दूं, जहां पर भी आपने रॉथस्चाइल्ड फैमिली को लेकर आए हैं, जहां पे भी आप इसराइल के बानी खानदान को लाकर आपने जगह दी है कि तुम यहां से आके मादनियात और कीमती वसाइल और ज़खायर निकालो, उस पूरे सूबे में, उस पूरे मुल्क में उन्होंने हमेशा आग लगा दी है, क्योंकि वो उस सूबे को कियोस और अनार्की में रखकर वहां से अपने खजाने निकालना चाहते हैं ताकि उस रियासत को न। कॉन्गो में इन्होंने ये किया, बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं, कुर्दिस्तान में इन्होंने ये किया, सारा कुर्दिस्तान का तेल निकाल के इसराइल जा रहा है, इसराइल कमा रहा है। अभी आपने जब बैरक गोल्ड को आपने बलूचिस्तान का सोना दिया है, यहां पर आपने इनको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दिए, उसके बाद ये सारी आग भड़क गई है। ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, ये वो लोग हैं जो इसराइल के बानी खानदान है, उसको आपने पाकिस्तान की रियासत का खजाना कैसे दे दिया? और वो इस वक्त सारी दुनिया में जो बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं वो इसराइली कर रहे हैं, रॉथस्चाइल्ड कर रहा है, खुद कर रहे हैं यार। रियासत पाकिस्तान इतनी बेवकूफ और जाहिल कैसे हो सकती है कि अपने बदतरीन दुश्मन को लाके बलूचिस्तान के खजाने दे, उसके बीच में बिठा दे लाकर, और उसके बाद फिर परेशान होकर पूरे बलूचिस्तान में आग कैसे लग रही है? आग वही लगा रहे हैं जिनको लाके आपने बीच में बिठाया, वो वही लगा रहे हैं जो आज गजा को जला रहे हैं। रियासत को इतनी अकल तो होनी चाहिए कि सिर्फ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के नाम पर आप पूरा सूबा अपने हाथ से घुमा देंगे, क्योंकि आपने उस बदतरीन दुश्मनों को लाकर, आपने कलभूषण यादव एक था बीच में, उसने क्या तबाही मचाई हुई थी, अब तो आपने रॉथस्चाइल्ड को लाकर बीच में बिठा दिया। आपके ख्याल में वो क्या तबाही बर्पा करेगा? वही करेगा जो इराक और कुर्दिस्तान में कर रहा। और पाकिस्तानी रियासत को ये समझ नहीं आ रही बात। इसका अल्लाह का फजल फिक्र ना करें, पाकिस्तान कहीं भी नहीं जाता। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, मैनेज हो जाएंगे, मैनेज किए जा सकते हैं। हम पाकिस्तानियों की आदत है कि कैंसर को इतना बड़ा कर देते हैं कि लगता है कि बस पाकिस्तानी हाथ से जाने लगा, उसके बाद हम टाइगर्स की तरह लड़ना शुरू करते हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए। ये हम पता नहीं क्या फितरत है हमारी। बिल्कुल यार, एक बहुत ही ख़तरनाक बंदा है, उसकी हम वीडियो देख रहे हैं। वो तो ऐसे ही बैठा हुआ नहीं है, एक हाथ में छड़ी है कि ऐसे घुमाते जाना है और हर चीज़ ठीक होते जाना है। इधर से शुरू करना है इधर, ताकि एक पाकिस्तान का एक भी जो एक करप्ट बंदा है वो उसको वही उसने ख़त्म कर देना है। लाल टोपी तो ऐसे बातें कर रहा है, लेकिन ये है कि वो सबको एक, उसने किसी को छोड़ा ही नहीं है। मतलब इधर वो शुरू हुआ है, पहले एक इमरान खान की पार्टी, फिर नवाज शरीफ की पार्टी, जरदारी की पार्टी, फिर जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है उसको भी उसने बीच में रगड़ दिया है कि वो भी कुछ नहीं कर रही। मतलब पाकिस्तान चल कैसे रहा है कि किसी के हाथ में अगर कुछ नहीं है, कोई किसी काम का नहीं है, तो ये चल किस सहारे रहा है? पता नहीं कौन यहाँ पर आकर एक जो गरीब अवाम है उसके एक खून निचोड़ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन ये कि एक लाल टोपी भी बस एक पता नहीं, एक सुबह सुबह कौन सा जियो न्यूज़ देखता है कि वहाँ से सारी खबरें सुन के आकर उसने इधर एक फेंक दिया कि इधर से ये हमें नुकसान पहुँचा रहा है, इधर से ये नुकसान पहुँचा रहा है। जैसे लास्ट पर तो उसने पहले उसने बोला है कि जो है ना बीएलए को, तो बलूचिस्तान में जो इन सब को जो सपोर्ट है ना वो रहा कर रहा है। मतलब पीछे से जो एक इंडियन इंटेलिजेंस है ना, सारा उसका हाथ है। लेकिन बेचारा पिछली बात भूल गया, एंड पर आके बोल रहा है कि इन्होंने जो एक इजराइल की जो एक फैमिली है ना उसको लाकर बिठा दिया है, वो पीछे से इनको सपोर्ट कर रही है बीएलए को। मतलब ये कि वो अपने भी पॉइंट पीछे के भूल रहा है, लेकिन ये कि एक अजीब सी थ्योरी पेश कर रहा है। ये असल में इनको ना टारगेट दिया जाता है, इनको लफ्ज़ लिख के दिए जाते हैं, जिसमें से एक अगर 5 लफ्ज़ है ना तो उसमें से 2 लफ्ज़ इन्होंने जिनकी गोद में बैठ के या जिनकी जैकेट पहन के ये वीडियो बना रहा है उनके अगेंस्ट बोलने होते हैं। जो थर्ड होते हैं ना 3, या जो हैवी होते हैं, या मतलब जो जिनकी एक मिकदार ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर अमल कराने के लिए वो दूसरी साइड को टारगेट ज़्यादा करते हैं, ताकि एक किसी के ऊपर शक ना जाए कि ये मतलब किसका बंदा। आप देख लो कि उसका मेन जो मैसेज था ना वो यही था कि एक रियासत जो है ना वो आप सब कुछ भूल भाल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक गवर्नर राज लगाए, एक मार्शल लॉ डिक्लेयर करे। वहाँ पे जो है ना, जिस तरह उसने एक दबे लफ्ज़ों में कह दिया कि भाई हमने सरदारों के ज़रिए एक चीज़ों को कंट्रोल करते रहे, लेकिन ये कि सरदार भी अब फेल हो चुके हैं, जो कि एक उसका क्लियर मैसेज था। क्योंकि आप पीछे एक हिस्ट्री देख लें तो एक इन्होंने जो कुछ भी किया है एक सरदारों के थ्रू किया। रसानी की इन्होंने बात की, 1-2 रसानी थे, एक की डेथ हो गई, या बाकी जो एक जो ना कुछ इन्होंने एक इस्लामाबाद में ला के बिठाए हुए। तो मतलब हर तरह से इन्होंने बुगटी एक ख़ानदान जो पहले एक उसका जो बड़ा एक अकबर बुगटी को टारगेट किया, उसके बाद उसके जो सारे रेलिवेंट थे उनको एक इस्लामाबाद में ले आके बिठा दिया।
मतलब उनको एक हुकूमत दी, अभी जो एक वहाँ का वज़ीर आला वो भी एक भुगटी है, तो इन्होंने कोशिश की कि इनके ज़रिए एक मामलात को संभाले। लेकिन ये कि जो एक अब की जनरेशन है ना, जो एक मारंग बलोच जिनको लीड कर रही है, या एक KPK में जो एक पश्तून है, या मतलब वो है, वो एक थोड़ा सा इनसे हट गए हैं। वो ज़ाहिर बात है एक मिडिल क्लास से, और वो एक सरदारों की बात मान नहीं रहे, और वो अपने राइट के लिए जो है ना वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो इस हवाले से इसका क्लियर मैसेज भाई यही था कि आप छोड़ दें ये सब कुछ करना, ये इंटेलिजेंस फेलियर, ये हमारी ये एक वो रियासत फेलियर, ये जस्ट एक छोटा सा एक साथ उन्होंने मिलाया। असल इसका जो मैसेज था ना वो दूसरे थे जो इसने यहाँ पे आके दिया है। नहीं, वाकई सही बात है। एक लाल टोपी बहुत भाई एक गर्म हुआ है, क्योंकि एक हम भी मतलब कि लाल टोपी को इतनी देर से देख रहे हैं, मतलब कि ये ऐसी वीडियो बना रहा है, और जैकेट उतारने का पता नहीं ये क्यों नहीं नाम ले रहा, पता नहीं उन्होंने नहीं इसको दी। लेकिन जब भी आप बोले ना, ये इसका यही एक पॉइंट होता है कि हर चीज़ ना एक निस्बो नबूत कर दो, मतलब कि एक इसने जो सबसे बड़ा एक टारगेट ना, क्योंकि जब इसको लोग एक सुनते थे ना या फॉलो करते थे, ये तब से इसका एक सेम ही एक मतलब कि इसका यही एक पॉइंट है कि आप ही सबसे ज़्यादा एक ताकतवर कमज़ोर है, एक कौम है और आप ये मतलब के लड़ेगी आगे। लेकिन एक बलूचिस्तान का जब से एक मामला हुआ, हिंद का मैसेज देता था। हाँ, गजवा हिंद शुक्र है ये छोड़ गया, क्योंकि सुबह सुबह सर पे पड़ी है ना, सर पर पड़ी है इसकी, तो वो गजवा हिंद शुक्र है मतलब कि ये छोड़ गया, उस चीज़ का ये एक नाम भी नहीं लेता। लेकिन जैसा भी है ना, एक लाल टोपी का वो चूरन कोई चखता नहीं है। अब ये क्यों बार बार मतलब कि एक बोलता है कि एक मतलब कि इसराइल की ये एक साजिश है, उसकी साजिश है, क्योंकि लोग पहले ना एक मतलब कि अगर इसने 10 बातें की है ना, उसमें एक इसराइल का ये जिक्र कर दे तो लोग इस पर थोड़ा बहुत एक यकीन कर लेते थे। लेकिन अब एक लाल टोपी ना पूरा एक पगला गया, इसको कोई समझ लग रही कि मैं एक किस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ और मैं कैसे एक ललकार रहा हूँ। क्योंकि जब इसका एक स्टार्ट था ना, तो सऊदी अरेबिया ने इसको काफ़ी ना एक मतलब कि एक महान बंदा समझा हुआ था कि काफ़ी ये बंदा एक पढ़ा लिखा है, लिहाजा ये हमें दे इधर कोई आकर मतलब कि एक ये लोगों को एक बतलाए अच्छी बातें। लेकिन जब उन्होंने इसकी ये बकवास सुनी है ना, उन्होंने पहली फ्लाइट से इसको वापस पाकिस्तान भेजा कि बंदे पर बैन लगाओ। उन्होंने गिरफ्तार भी किया है, और स्पेशल उन्होंने इस पर बैन लगाया कि ये बंदा हमें अभी हमारी कंट्री में ना नजर आए, ना उम्रा करने ना आए, ना हज करने आए, ये टीवी पर बैठ कर करे जो भी इसने करना है। लेकिन एक ना अब इसका फिर से वो चूरन एक मतलब कि एक उभर रहा है, मतलब कि जैसे ये बातें कर रहा है ना, इसमें थोड़ी बहुत लोगों को एक इसमें सच्चाई नज़र आएगी, क्योंकि लोग भी अब थोड़ा सा एक गुस्से की जैसे एक लहर छाई हुई है ना, तो वो लोग भी इस पर आप बोलेंगे कि हाँ कि हम ना इनको मतलब कि फांसी दे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, आप देखो ना 4-5 दिन हो गए एक बलूचिस्तान में ये एक्टिविटी हुई है, लेकिन बात है कि आपको बंदा एक जिक्र भी इस पर करता हो, एकदम से चीज़ें एक ठप हो गई हैं। और अगला जब एक टारगेट होगा, जब इनका एक मिशन होगा, तब एक चीज़ें फिर से एक्टिव होगी, क्योंकि ये लोग खुद इन्होंने अपनी एक कठपुतली बनाई हुई है, हर चीज़ इनके एक अपने कंट्रोल में। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जिस तरह ये भाई एक कुलभूषण यादव का जिक्र करते हैं, जो एक इन्होंने चूरन स्टार्ट में दिया था ना, हमारे लोग जो है ना वो कम से कम इस चीज़ को समझ गए हैं कि ये एक अपना ही एक क्रिएट किया हुआ था। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि एक अगर साइंस के हिसाब से बंदा सोचे ना कि एक जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब पाकिस्तान गया तो वहाँ पे क्यों नहीं साबित कर सका चीज़ें, अगर इतने होते तो वहाँ पे साबित करते कि भाई ये चीज़ें हैं, ये इसने की हैं, लेकिन नहीं साबित कर सके, क्योंकि ये एक फांसी तक इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ बंदा। लेकिन जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक फेल हो गया, फिर इन्होंने एक मजबूरन एक स्पेसिफिक कानून बना के उसको एक आप कह लें कि एक सिक्योर किया, एक जिस वजह से भाई एक आज देख लो को ठीक है इनके कैद में ज़रूर है, लेकिन उसको हाथ ये नहीं लगा सकते, इतनी इनकी जरूरत नहीं है। बाकी ये जब ये लोगों के सामने आप दोबारा उसका जिक्र करते हैं तो लोग उस साथ तक इनको सीरियस नहीं लेते, लेकिन इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनके पास 5-6 पॉइंट हैं। एक रा की साजिश, एक इसराइल की साजिश, एक अमेरिका की साजिश है, या एक कुलभूषण जो इंटरनल जो अगर बात करें तो इसके अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इनके पास एक 9 मई या एक इमरान खान एक नया मुद्दा है कि वो जो एक भाई एक जो भी टीटीपी के एक दहशतगर्द थे उनको यहाँ पे केपीके में बसा रहा, तो भाई वो कौन सा उसका अपना फैसला था। तो ये सब मिल के ही आप कह रहे थे ना कि किसी तरीके जो है ना वो मामला हाथ में, और अगर देखा जाए तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ भी जा रही थी। लेकिन जब इन्होंने देखा नहीं हमारा जो है ना वो एक जो है ना वो जेब एक जो
जो खर्च है ना वो बंद हो जाएगा, तो साथ ही एक अगेंस्ट कंपेन शुरू हो गई और उसको एक सियासी रंग दिया गया। तो ये इनका एक लेकिन ये कि अगर देखा जाए तो ये अब जो है ना वो हर तरह से नाकाम है। उसकी वजह क्या है कि अब थोड़ी सी जो नई जनरेशन है ना ये इनको एक चैलेंज कर रही है हर तरीके से। गंडा गुंडापुरी ये सारे जो है ना वो पीछे रह जाएंगे। थोड़ा सा एक मामला जो है ना वो एक हाथ में आने की देर है लोगों के, जैसे ही आए जाएंगे इन्होंने जो है ना वो आप तो इसको सऊदिया वालों ने भी नहीं लेना, चलो यार इसको ये पता नहीं छुपा हुआ कहाँ है कसम से, इसका वो पता उनके नहीं। कमरे में बैठा हुआ है जिन्होंने लगा के दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है ये अजीब सा फिक्रा है, इसने लिखा हुआ है अल्लाह के बंदे हैं। देख लो ये किस तरह एक इस्लामिक टच दे के एक चूरन जो है ना ये बेचते हैं। नहीं इनका बहुत एक बुरा अंजाम। नहीं मैक भी अब लाल टोपी ने नया ले नया लिया, लिया तो उसकी आवाज पता नहीं कहाँ से आती थी, समझ नहीं लगती थी क्योंकि जोश नहीं आता था गजवा हिंद का, लेकिन अब इसने मैक ले लिया है। अब सही आएगा। बिल्कुल यार, अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।